स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं यूरोप के एक ऐसे कद्दावर नेता की जिसने नेपोलियन के बाद लगभग 33 साल तक महाद्वीप की राजनीति को अपनी मुट्ठी में रखा। जी हाँ, काउंट क्लेमेंस वॉन मेटरनिक। बिल्कुल। 1815 से 1848 तक का ये जो दौर है, इसे मेटरनिक युग भी कहते हैं। मतलब इतना प्रभाव था उनका। सही कहा। और देखिए, हेजन ने तो लिखा भी है कि 19वीं सदी में मेटरनिक से ज्यादा मशहूर और शायद ताकतवर कोई दूसरा नेता नहीं था। अच्छा। हाँ, और उनमें आत्मविश्वास भी गजब का था। वो खुद मानते थे कि जैसे उनका जन्म ही हुआ है यूरोप के कमजोर हो चुके ढांचे को संभालने के लिए। है ना दिलचस्प बात। हमारे पास जो जानकारी है वो मेटरनिक की जिंदगी, उनकी राजनीतिक सोच, जिसे मेटरनिक पद्धति कहते हैं, जी। और फिर उनके पतन की कहानी, ये सब बताती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे एक अकेला आदमी इतने लंबे समय तक यूरोप पर अपना दबदबा बनाए रख सका। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। बिल्कुल, शुरुआत उनके जन्म और शुरुआती जीवन से करते हैं। 1773 में कोबलेंस में जन्म हुआ। पिता ऑस्ट्रिया के बड़े राजनयिक थे। अच्छा, तो मतलब राजनीति विरासत में मिली एक तरह से, कह सकते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जब वो पढ़ रहे थे तभी उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में सुना और जो जैकोबिन दल के काम थे, खासकर उनका आतंक का राज। हाँ, वो तो भयानक था। उसने उनके मन में क्रांति के लिए गहरी, मतलब बहुत गहरी नफरत पैदा कर दी। और शायद यही नफरत उनकी पूरी राजनीति का आधार बनी। काफी हद तक। फिर देखिए, 1795 में ऑस्ट्रिया के चांसलर की पोती से उनकी शादी हुई। इससे उनका रसूख और प्रभाव दोनों बढ़ गए। अच्छा। फिर अलग अलग देशों में राजदूत रहे, अनुभव बटोरा और अपनी योग्यता के दम पर 1809 में ऑस्ट्रिया के चांसलर यानी प्रधानमंत्री बन गए। और फिर टिके रहे कब तक? पूरे 1848 तक, मतलब लगभग 4 दशक। किसी भी कीमत पर क्रांति की संभावनाओं को खत्म करना, और इसके लिए उन्होंने सिर्फ ऑस्ट्रिया में ही नहीं, पूरे यूरोप में, हाँ, अपने साथी देशों की मदद से पूरे यूरोप में क्रांति को दबाने की कोशिश की। ऑस्ट्रिया में तो उनका सिद्धांत बड़ा साफ था, शासन करो पर बदलो कुछ नहीं। मतलब कोई बदलाव नहीं चाहिए। कोई बदलाव नहीं। यहां तक कि साम्राज्य में जो अलग अलग जातियां थी उन्हें आपस में लड़ाने की नीति अपनाई, जिसे हम फूट डालो कहते हैं। अच्छा, ये भी किया? जी। क्रोट को इटली भेजा, इटालियनों को गलेशिया, ताकि वो आपस में उलझे रहें, एकजुट न हो पाएं। उनका मानना था कि ऐसे बहुजातीय साम्राज्य को स्थिर रखने के लिए ये जरूरी है। काफी सोची समझी चाल थी। और दूसरा पहलू था यथास्थिति बनाए रखना, स्टेटस क्वो जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली। पुरानी व्यवस्था, पुरानी राजशाही, उसे वैसे का वैसा बनाए रखना, कोई बदलाव नहीं। और इसके लिए क्या किया? इसके लिए देखिए, प्रेस पर सख्त नियंत्रण, स्कूल, शिक्षक, सरकारी अधिकारी, सब पर कड़ी नजर। कोई भी उदार या राष्ट्रीय विचार पनपने ना पाए। मतलब पूरी तरह से कंट्रोल। पूरी तरह। उनकी पूरी विदेश नीति का निचोड़ ही यही था, पुरानी व्यवस्था बचानी है तो क्रांति को कुचलना होगा। वो लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के विचारों के कट्टर विरोधी थे। तो 1815 से 1848 तक वो बस इसी कोशिश में लगे रहे कि ये नए विचार फैलने ना पाए। जी हाँ। नेपोलियन के बाद यूरोप में जो एक स्थिरता आई थी, उसे वो अपनी प्रतिक्रियावादी सोच से बनाए रखना चाहते थे। लेकिन ऐसी दमनकारी व्यवस्था आखिर कब तक चलती? इतिहास तो यही बताता है कि बदलाव को रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल, और वही हुआ। 1848 में फ्रांस में फिर क्रांति हुई और उसकी आंच जल्द ही ऑस्ट्रिया तक पहुंच गई। और ऑस्ट्रिया में क्या हुआ? ऑस्ट्रिया की जनता मेटरनिक के इस घुटन भरे प्रतिक्रियावादी शासन से तंग आ चुकी थी। ऊपर से हंगरी के नेता थे कोस्युत। हाँ, उनका नाम आता है। उनके जोशीले भाषणों ने आग में घी का काम किया। उनकी बातें लोगों तक पहुंच रही थीं। और फिर आया 13 मार्च 1848 का दिन। वियना में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने महल घेर लिया और नारे लगाने लगे, मेटरनिक मुर्दाबाद। माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया होगा। बहुत ज्यादा। और नतीजा, मेटरनिक समझ गए कि अब खेल खत्म। उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और भागकर इंग्लैंड जाना पड़ा। तो 33 साल का वो दबदबा बस ऐसे खत्म हो गया, रातों रात। इतिहासकार एलिसन फिलिप्स ने तो इसकी तुलना 1789 में बास्तील के पतन से की है। अच्छा, बास्तील के पतन से? क्यों?
क्यों? क्योंकि जैसे बास्तिल का गिरना फ्रांस में एक नए युग, स्वतंत्रता के युग का प्रतीक था, वैसे ही मैटरनिक का पतन पूरे यूरोप में उन पुरानी स्वतंत्रता विरोधी दमनकारी ताकतों के अंत का प्रतीक माना गया। तो हमने देखा कि कैसे मैटरनिक ने अपनी कूटनीति और कह सकते सख्ती से दशकों तक यूरोप पर राज किया, लेकिन आखिरकार बदलाव की जो लहर उठी उसे वो रोक नहीं पाए। सही। उनका युग यही दिखाता है कि देखिए, एक शक्तिशाली व्यक्ति या एक व्यवस्था भले ही इतिहास के बहाव को मोड़ने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता जैसे जो विचार होते हैं वो आखिरकार अपना रास्ता बना ही लेते हैं, देर सवेरी सही। वाकई। और आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में जरूर उठ रहा है, और शायद सुनने वालों के मन में भी उठे जी, कि क्या इतिहास में कभी भी यथास्थिति यानी स्टेटस को बनाए रखने की कोशिश स्थायी रूप से सफल हो सकती है, या बदलाव ही, जैसा कहते हैं, एकमात्र स्थायी चीज है? सोचने वाली बात है।